आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है, माओइस्ट वायलेंस को एंड कैसे करें। बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा मैं आपको। ओपिनियन पीस है ये इंडियन एक्सप्रेस का, ऑथर ने शानदार लेख लिखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। आई थिंक 1 सेकंड लगेंगे, इतना क्वालिटी मटेरियल आपको मिल रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। यहाँ पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, सवालों के जवाब दोस्तों थोड़े से मैं कम दे पा रहा हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है, यकीन मानिए। सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात के 8 बजे तक लगातार काम ही करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे मुझे इसी बात पे फॉलो करिए। 16,900 सब्सक्राइबर है। आपको बता दूं कि अभी ये जो टेलीग्राम है, 1-2 दिन में वेबसाइट रेडी हो जाएगी, तो वेबसाइट पे हमारा ज्यादा फोकस हो जाएगा। तो देखो यार, माओइस्ट प्रॉब्लम के लिए हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको बहुत अच्छे से टैकल किया। इससे पहले नक्सलिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था, बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन धीमे धीमे तो यहां पे दोस्तों मनमोहन सिंह ने अच्छे से टैकल किया इसे। और क्योंकि इससे पहले नक्सलिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था, अच्छे रिजल्ट आए हैं। मनमोहन की सरकार में बातचीत भी हुई, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं चली तो फिर एक्शन भी हुआ और रिजल्ट भी अच्छे आए। तब से लेकर अभी तक रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है, सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों ही मारे जा रहे हैं। देखिए, नक्सल मूवमेंट पे मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने चैनल पे भी बहुत बढ़िया लेक्चर, स्टडी आईक्यू पे मैंने वो लेक्चर लिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन बना दूंगा संडे स्पेशल में। आप चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट, जो कि सीपीआई एम जो है वो, देखिए सीपीआई माओइस्ट है जो कि बैंड है, सीपीआई मार्क्सिस्ट बैंड नहीं है। सीपीआई मार्क्सिस्ट तो यार इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो तो खेल ही बदल देती है। तो कलकत्ता में 1969 में सीपीआई का उदय हुआ। और नक्सल मतलब नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी विलेज है, जहां पे 1967 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ। वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया इस तरीके का। और वहां से ही दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट और उसके बाद माओइस्ट स्प्लिट हो गए। जब बहुत ज्यादा हिंसा हुई, हद से ज्यादा हिंसा हुई, तो वहां पे फिर स्प्लिटिंग जो है वो शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसी हालत थी। इस दौरान इंटेलेक्चुअल्स ने पार्ट लिया इस मूवमेंट में और बहुत ज्यादा हिंसा हुई। भारत का यह बहुत ही हिंसक आंदोलन था और वहां से ही नक्सलिज्म की शुरुआत हो गई। फरवरी 2019 तक 90 डिस्ट्रिक्ट, 11 स्टेट में ना, रेड कॉरिडोर में 11 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, 90 डिस्ट्रिक्ट उससे प्रभावित है, लेकिन ये कम है। 2010 के बाद से दोस्तों चीजें बहुत सुधरी हैं। 6 अप्रैल को जब नक्सलों ने सबसे अभी तक का सबसे डेडली असॉल्ट लॉन्च किया है, 6 अप्रैल 2010 में जब 76 सिक्योरिटी पर्सनल को मार दिया गया था, अब तक का मोस्ट डेडली असॉल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1000 नक्सलवादियों ने इस पूरे असॉल्ट को, इस अटैक को अंजाम दिया था। वेल प्लान्ड अटैक था ये। 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, 50 घायल थे। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ना, याद है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद 17 मई को एक और प्रॉब्लम हुई दंतेवाड़ा में, फिर 15 पुलिसमैन 20 सिविलियन मारे गए यहां पे। और उसके बाद फिर सरकार हरकत में आई और एक साइड से फिर नक्सलों को खदेड़ना शुरू किया। फिर बहुत सारे 2013 में नक्सलवादियों ने एक रैली को अटैक किया। 2014 में प्रॉब्लम्स हुई, छत्तीसगढ़ को अटैक हुआ। 2015-16 ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन अभी कंट्रोल में काफी ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। तो अब दोस्तों इस हिसाब किताब ये है, फिर हिसाब किताब। तो अब दोस्तों दिक्कतें ये है कि नक्सल, क्या ये वायलेंस से रुकेगा? नहीं, हमको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हिंसा हल नहीं है। लेकिन अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो वो हमको मारेंगे, एज सिंपल एज दैट। पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अभी बहुत कम है। 2021 में दोस्तों 30 से ज्यादा, जहां पे नक्सलिज्म का बहुत ही क्या कहते हैं जोर है, वो 30 से ज्यादा नहीं है वहां पे। ठीक है, माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या है? माओइस्ट, माओ जेडोंग, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। पावर गन से ही फ्लो होती है। माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी क्या थी कि भैया देखो, इक्वालिटी, क्लासलेस सोसाइटी आनी चाहिए। खैर कम्युनिज्म का तो बेसिक प्रिंसिपल है, कम्युनिज्म पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है।
लेकिन दोस्तों उसको लाने का रास्ता क्या होगा? वायलेंस, क्रांति। क्रांति बिना हिंसा के आएगी ही नहीं। माओइस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से जो भी सबसे निचले लोग हैं, इकोनॉमिकली सप्रेस लोग हैं, पेजेंट हैं, वर्किंग क्लास है, ये इन बुर्जुआ क्लास कैपिटलिस्ट को मारेंगे और एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी जहां पे हर कोई इक्वल होगा। ओनली गोल क्या है? टू स्टैब्लिश अ क्लास लेस सोसाइटी। और ये होगा कैसे? क्रांति कब आएगी? जब आप हथियार उठाओगे। ठीक है, तो ये था। अब दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है ऑपरेस क्लास को लेके आना, ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाना। अभी तक ये एक पाइप ड्रीम ही रहा है, क्योंकि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज गुड। कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। देखिए, जो गलत है वो गलत है, सिंपल सी बात है। कैपिटलिज्म में यकीनन बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, लेकिन कैपिटलिज्म लोगों को रोजगार तो देता है। एक इसका तर्क यह भी दिया जाता है, नेचर ने ही किसी को इक्वल नहीं बनाया। नेचर ने भी इक्वालिटी को प्रेफर नहीं किया। इक्वालिटी होनी चाहिए, हालांकि हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए। जो गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और यह भी बिल्कुल सही बात है कि सरकारों ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की इन गरीबों के लिए, तभी तो उन्होंने हथियार उठाए हैं। तो रास्ता क्या है? बातचीत। इधर से फायरिंग होती है, इधर से फायरिंग, उससे कुछ निकलेगा नहीं। और यहां पे एक पाइप ड्रीम रहा है, हथियार उठा के एक अलग रीजन बनाने ला, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एक आर्म्ड क्लास स्ट्रगल खत्म होती जा रही है और लोग मरते जा रहे हैं, फोर्सेस मारती जा रही हैं और मारेंगी ही। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। दोस्तों पहले ये काफी ऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश, विदर्भा रीजन में जो डेक्कन का एरिया है, ये लोग अब जंगलों में चले गए हैं, क्योंकि अब फोर्सेस जो हैं वो फ्रंट फुट पे हैं। तो ये माओइज्म है, ये एक आइडियोलॉजी है। क्या कहते हैं कि आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी से काट सकते हो। अगर आप किसी से सहमत नहीं हो तो उसको मारोगे थोड़ी ना। अगर कोई इंसान, देखिए भाई, डेमोक्रेसी है और हर किसी को अपने व्यूज रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसको आप अपनी बातों से काटो, तर्कों से काटो। ऐसा थोड़ी ना कि कोई आपसे बहस कर रहा है, आपको पसंद नहीं, आपने सीधा गोली मार दी। और ये दोस्तों दोनों तरफ से होता है, लेकिन हमारा ये जरूरी है। अगर हम नहीं मारेंगे तो लोग मरेंगे। ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एस्पिरेशनल यूथ और अपॉर्चुनिटीज, ये आई है कैपिटलिज्म से। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, अनइक्वालिटी है, लेकिन फिर भी एक डिक्टेटरशिप से तो बहुत ज्यादा बेटर है ना। नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा बेटर है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, अपॉर्चुनिटीज आई हैं और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर किसी में फ्लॉज हैं, हर तंत्र में फ्लॉज हैं, हमको सब में अच्छी चीजें निकालनी है। इकोनॉमिक क्लास बेस्ड डिवीजन, दोस्तों ये हिंसा की बात कर रहा है, आप समझ रहे हो। माओइज्म जहां हिंसा आ जाती है वहां मूवमेंट ही बेकार है फिर, क्योंकि वो ज्यादा देर तक टिकेगा ही नहीं। भाई गांधी जी की फिलॉसफी हमेशा काम करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप हिंसा करोगे तो इधर अथॉरिटीज आपके भगा भगा के मारेंगी, और यही हो रहा है। जो गरीब लोग, जो ट्राइबल लोग, जिनको राइट्स नहीं है और जिनको आइडियोलॉजी के थ्रू अपने में शामिल किया जाता है, वो मारे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, सरकार की भी इसमें काफी ज्यादा गलतियां हैं। आप उनको राइट्स दो, आप उनको पहले कॉन्फिडेंस में लो, उनको टेबल पे बैठाओ, उनके लिए स्कीम चलाओ, डेवलपमेंट करो एरिया का, आप उनको कॉन्फिडेंस में तो लो। ये भी अब माओइज्म की स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रही है। चाइना इतना कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट नेशन है ही नहीं। चाइना में तो सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म है। चाइना की कंपनी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। कम्युनिज्म की तो ये बेसिक डेफिनेशन ही चेंज है वहां पे। आज कम्युनिज्म कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। जो कार्ल मार्क्स ने बोला था ना, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है, हालांकि वो, देखिए कम्युनिज्म क्या है ना कि लोगों को वो चीज बतानी चाहिए जो आसान हो। अगर आप लोगों को बहुत घुमा फिरा के चीजें बताओगे तो फिर लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। लोगों को वही बताओ, क्योंकि 99% लोग, 99 तो नहीं लेकिन हाँ 90% लोग जो हैं वो मतलब इतनी, उनको बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीजें समझ में नहीं आती हैं। उनका ब्रेन वॉश हो सकता है, वो कुछ को कुछ समझ सकते हैं। 10% जो बताते हैं ये उनकी जिम्मेदारी की इंटरप्रिटेशन कैसा हो। मैंने अगर बोला कि सड़क पे गड्ढे हैं, लखनऊ की सड़कों पे गड्ढे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एंटी नेशनल हो गया। भाई गड्ढे हैं, बस सरकार करे, गड्ढे को सही करे।
अगर ऑक्सीजन की कमी है, मैं ये बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं एंटी नेशनल हो गया। इसका मतलब ये है इंटरप्रिटेशन कैसा हो रहा है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से हिंसा होती है और नक्सलवादियों को कुछ मिल नहीं रहा है। इससे वॉर खत्म होते जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से हिंसा होती है, हमारे कितने जवान मारे जाते हैं जो अपने परिवार को सबको छोड़ के जंगलों में लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। माओइस्ट जो हैं उनको लोकल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट है, विलेज डिफेंस फोर्सेस को मोबिलाइज किया है। दोस्तों ऐसे अरे कौन आईएएस ऑफिसर है यार, मैं भूल गया उनका नाम, चौधरी करके हैं एक, उनकी पोस्टिंग थी, अब तो उन्होंने शायद पार्टी ज्वाइन कर, बीजेपी को शायद ज्वाइन किया उन्होंने। आईएएस ऑफिसर थे वो, काफी बढ़िया, काफी अच्छी स्टोरी है उनकी। मैंने उनकी बायोग्राफी भी कवर की, मैं भूल गया, चौधरी करके थे वो, फर्स्ट नेम मैं भूल गया उनका। तो वो बता रहे थे कि जब मेरी पोस्टिंग थी यहाँ पे, उनको अवार्ड भी मिला था, तो ये पूरा नक्सलाइट रीजन था, दंतेवाड़ा में ही थी शायद, तो जहां ये पूरा नक्सलाइट रीजन है, और वो जब सोते थे तो बेड के नीचे AK-47 रख के सोते थे कि कभी भी हमला हो सकता था, कभी पुल उड़ा देंगे, कभी कुछ उड़ा देंगे, तो खतरनाक है ये रीजन। अब अगर हम गांव के लिए कुछ करना भी चाहते थे तो ये करने नहीं देते थे, ये गांव वालों पे भी अत्याचार करते थे। गांव वालों पे भी अगर कोई गांव वाला साथ दे दे अथॉरिटीज का तो उनको भी नहीं बख्शते थे। हालांकि बाद में इन्होंने सबको गैदर करके एजुकेट किया, वहां के बच्चों को पढ़ाई दी, और उसके बाद सरकार ने इनको अवार्ड भी दिया। तो इसका मतलब होप है, उम्मीद है। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को होप दे सकते हैं, आप लोगों को आशा दे सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से जो लिबरेटेड जोन है, मतलब अरे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अच्छा यह है कि जो लिबरेटेड जोन है अभी वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ही सीमित है, जिसमें बस्तर आ गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, कोंडगांव हो गया, नारायणपुर, सुकमा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये प्रभावित है। लेकिन ये कम है, मतलब अब माओइज्म जो है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है, क्योंकि जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिक विक्ट्री की है इनके ऊपर, साफ कर दिया हमने, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा यहां पे रोल अपनाया है। कैपेबिलिटीज कितनी है इनकी, ऑपरेशनल फिलॉसफी, माइंडसेट, विलिंगनेस, एवरीथिंग दे हैव कैलकुलेटेड। और कमांडो फोर्स का बहुत ही तगड़ा ऑपरेशन हुआ है यहां पे। सबसे एक्लेम्ड जो है दैट इज द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड नाम ही है, ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश पुलिस। तो माओइस्ट भी चाहते हैं कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्ड करे सिक्योरिटी से, वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से चाहते ही नहीं, क्योंकि जहां पे सरकार डेवलपमेंट शुरू कर देगी ना, वहां पे लोगों का सपोर्ट सरकार की तरफ हो जाएगा। तो माओइस्ट नहीं चाहते कि इस रीजन में डेवलपमेंट हो, गरीबी बनी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बना रहे, तभी तो पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं। यहां पे माओइस्ट का इन्फ्लुएंस कंटेजियस फॉरेस्टेड एरियाज में बहुत है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पे। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इनका। कैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने बताया ना कि यहां पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, बॉक्साइट, आयरन ओर, मार्बल, डिप्लोमाइट, लाइमस्टोन, कॉपर, सब ये सब बहुत ही जबरदस्त है। और टिम्बर भी गजब प्रोड्यूस होता है, बैम्बू भी प्रोड्यूस होता है, टेंडू लीव्स प्रोड्यूस होती हैं। 20,000 करोड़ हर साल का प्रॉफिट है, यहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वैल्यू चेन इतनी जबरदस्त है। तो जो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इन माओइस्ट से ही कॉन्टैक्ट करता है, इनको पैसा देता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, कुछ मत करिएगा। और फिर माओइस्ट भी लेबर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से ये चलता है। तो इसीलिए ये भी नहीं चाहते कि चीजें ठीक ठाक हो। आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, ये जो पंचायत एक्ट है 1966 का, इसमें ग्राम पंचायत जो है वो ऑक्शन करती है एमएफपी, बैम्बू, टेंडू लीव्स, ये सब ऑक्शन करती हैं। और इसमें जो अच्छा खासा रेवेन्यू है दैट गोज टू द विलेज पंचायत, और ये डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए काम आता है। डिसेंट्रलाइज्ड और फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल है ये। तो इलेक्शंस, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है माओइस्ट, लेकिन इसको से नहीं कुछ बोलेंगे, कुछ भी यहां पे इन इलेक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पता है क्यों? पैसा मिलता है ना, इसीलिए। पैसा कैसे मिलता है? ये इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस, ये इसी स्कीम के तहत, मतलब इस एक्ट के तहत इलेक्शंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर बदले में पैसा देंगे इनको, यहां से तो सपोर्ट आ रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल मॉडल बनाना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स उनको देखना चाहिए। जुडिशियस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। यहां पे जो भी शरारती तत्व हैं
उनको इन सबसे दूर रखना चाहिए। साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, रोड नेटवर्क बनना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए। और ये सब होगा कैसे? हमारे कमांडो फोर्स को ट्रेन करो। वेल डिसिप्लिन्ड, एजाइल एंड स्टेल्थी कमांडेड फोर्स ऑफ द स्टेट पुलिस। ये है। बातचीत से मामला हल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे पास कोई चारा दोस्तों नहीं है। वैसे तो बातचीत करनी जरूरी है माओवादिस्ट से, उनको टेबल पे लाना जरूरी है और एक प्रॉपर डेवलपमेंट मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, वो लोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये एडिटोरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा ये आपको समझना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।